हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आप सभी का डायनेमिक स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था और उस चैप्टर में हमने देखा था डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कल वाला लेक्चर एक बार रिवाइज करा देता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हमने 8 टाइप्स की देखी थी। फर्स्ट वन इज इलास्टिसिटी, देन प्लास्टिसिटी, देन डक्टिलिटी, देन ब्रिटलनेस, देन मेल्लेबिलिटी, देन टफनेस, देन हार्डनेस एंड लास्ट वन वाज स्ट्रेंथ। तो हर प्रॉपर्टी के हमने कुछ कीवर्ड्स लिखवाए थे आपको, जो मैंने आपको बोला था कि उस डेफिनेशन में अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, तो अब उन्हीं डेफिनेशन के बेस पर हमने आज कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं बोर्ड पर, तो वन बाय वन हम इन क्वेश्चन को करेंगे। आफ्टर दैट हम एक छोटा सा होल टॉपिक करेंगे आज, जिसका नाम है होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो पहले हम अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एक नए टॉपिक को करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो इस क्वेश्चन में दीज आर लिस्ट 1 एंड दिस इज लिस्ट 2, तो वी हैव टू मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, तो द फर्स्ट इज इलास्टिसिटी। मैंने आपको बोला था कि इलास्टिसिटी हमारी मटेरियल की एबिलिटी होता है कि अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर ले व्हेन लोड रिमूव। तो इसमें सर्च करो कौन सा हमारा इलास्टिसिटी की डेफिनेशन हो सकती है। तो डिफॉर्म ऑन इलास्टिकली विदाउट फ्रैक्चर, यहाँ पर कहीं भी ओरिजिनल डायमेंशन के रिटर्न होने की बात नहीं है। अंडर वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर टेंसाइल फोर्स, यहाँ पर भी नहीं है। अंडर वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर कंप्रेसिव फोर्स, यहाँ पर भी नहीं है। रिटर्न टू ओरिजिनल शेप ऑन अनलोडिंग, दिस इज करेक्ट। सो हम कह सकते हैं कि ए मैच टू फोर्थ, ए 4 को मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्लास्टिसिटी में मैंने क्या बोला था कि हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, मटेरियल का शेप चेंज होता है, लेकिन अपने अनलोडिंग होने पर अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाता। तो इन प्लास्टिसिटी देयर विल बी परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो फर्स्ट इज डिफॉर्म नॉन इलास्टिकली विदाउट फ्रैक्चर, तो प्लास्टिसिटी इज ए, सो बी इज 1। प्लास्टिसिटी में क्या बोला था मैंने कि हमारा मटेरियल डिफॉर्म हो जाता है परमानेंटली विदाउट फ्रैक्चर, सो डिफॉर्म नॉन इलास्टिकली विदाउट फ्रैक्चर, सो दिस इज बी इज 1। नेक्स्ट डक्टिलिटी में मैंने क्या बोला था कि मटेरियल हैव एबिलिटी टू ड्रोन इनटू थिन वायर अंडर टेंसाइल फोर्स। देखो अगर हमारे पास ये कोई भी एक हमारे पास रोड है और अगर मैं इस रोड को मुझको अगर थिन वायर में ड्रोन करना है तो मुझको इस पर टेंसाइल फोर्स लगानी होगी। टेंसाइल फोर्स का मतलब होता है मुझको इसको पुल करना होगा, मुझको इसको स्ट्रेच करना होगा, इसको खींचना होगा। सो इन डक्टिलिटी द मटेरियल are subjected to tensile force and material deform into thin wires. So C is second. Now malleability में मैंने बोला था कि मटेरियल कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। नाउ सपोज करो अपने पास ये मटेरियल है, तो मुझको इस को थिन शीट्स में ट्रांसफॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखो ये थिन शीट में तभी हो पाएगा जब मैं इसको प्रेस करूंगा। तो जब मैं इसको प्रेसिंग करने का मतलब क्या है, जब मैं इसको पुश करूंगा, जब मैं इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा, तो मेल्लेबिलिटी में हमारी लगती है कंप्रेसिव फोर्स, अंडरगोस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर कंप्रेसिव फोर्स। तो डी इज 3rd। तो इसमें आपको देखो इस क्वेश्चन से हमको 2 चीज़ें नई मालूम पड़ी है। क्या कि डक्टिलिटी में हमारे मटेरियल पर टेंसाइल फोर्स लगती है और मेल्लेबिलिटी के लिए हम मटेरियल पर लगा दे कंप्रेसिव फोर्स। तो इन 2 वर्ड्स को यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसके यहाँ पर लिया है क्योंकि यहाँ पर हमको 2 नए वर्ड देखने को मिले हैं। डक्टिलिटी और मेल्लेबिलिटी के हमको 2 नई कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिली है कि डक्टिलिटी में टेंसाइल फोर्स लगती है मटेरियल पर और मेल्लेबिलिटी में कंप्रेसिव फोर्स लगती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन डिफॉर्म इलास्टिकली एंड देन टू हैव इट्स एनर्जी
रिकवर्ड अपॉन अनलोडिंग। देखो कल मैंने आपको टफनेस वाले में एक टर्म लिखवाया था जिसका नाम था रेसिलियंस। मैंने बोला था कि रेसिलियंस वो एनर्जी होती है जो हमारी अगर लोड हम रिमूव कर देंगे तो फिर हमारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे रेसिलियंस। तो यहाँ पर इसने यही बोला है, देखो एनर्जी रिकवर्ड अपॉन अनलोडिंग। तो मैंने आपको सेम यही पॉइंट लिखवाया था कि वो एनर्जी जो रिकवर्ड हो जाती है अनलोडिंग पर, उस एनर्जी को हम बोलते हैं रेसिलियंस, उसको बोलते हैं रेसिलियंस। तो सेकंड का इज बी। नाउ नेक्स्ट, विच फिनोमेना इज नॉट यूज इन द मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस। देखो कल की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि हार्डनेस होता है रेसिस्टेंस टू स्क्रैचेज, वियर एंड इंडेंटेशन। तो यहाँ पर देखो रेसिस्टेंस मेजर, हार्डनेस मेजर किसको करती है मेजर, कि कितना रेसिस्ट है, कितना ज़्यादा रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है इंडेंटेशन को, स्क्रैचेज को, वियर को। फ्रैक्चर का कहीं बात नहीं आती हार्डनेस में। तो इज नोट, इसने नोट बोला है, सो फ्रैक्चर। थर्ड का इज बी। नाउ फोर्थ इज हार्डनेस इज रेसिस्टेंस टू स्लाइडिंग, रोंग। रेसिस्टेंस टू मशीनिंग, रोंग। रेसिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, रोंग। रेसिस्टेंस टू स्क्रैचिंग, इट इज राइट। सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस जो हमने अभी देखे हैं। नाउ अब आगे भी कुछ क्वेश्चंस है जिनको अपने को देखना है। Which of the following diagram represent toughness? देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट टफनेस। तो इसमें सपोज करो देखो कल मैंने आपको बताया था कि टफनेस हमारी होती है एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। नाउ अपना फ्रैक्चर पॉइंट हो गया एफ इज द फ्रैक्चर पॉइंट। तो इसमें मैंने बोला था कि टफनेस हम मेजर करते हैं फ्रॉम द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। तो यहाँ पर फ्रैक्चर यहाँ तक हुआ है, तो एरिया अगर हम पूरा फ्रैक्चर पॉइंट तक ले वो टफनेस रिप्रेजेंट करेगी। दिस इज नॉट टफनेस, इट इज नॉट टफनेस, दिस इज ऑल्सो नॉट टफनेस, this represent toughness. So this is the correct. So D is correct answer. D is correct answer. This represent toughness. ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है, ये क्वेश्चन ESC 2003 में आ चुका है। दिस क्वेश्चन 2003 में आ चुका है इंजीनियरिंग सर्विसेज में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which property is desirable in parts subjected to impact
and shock loading. The first is strength, B is stiffness, C is brittleness, and D is toughness. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि टफनेस इज मोस्ट डिजायरेबल प्रॉपर्टीज फॉर दोज पार्ट्स विच आर सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट लोडिंग एंड सोकिंग. सो आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैव मैक्सिमम मैल्लेबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम malleability. A wrought iron, B lead, C soft iron and D copper. देखो मैक्सिमम मैल्लेबिलिटी होती है अपने लेड की. ये क्वेश्चंस रेलवे जेई में आ चुका है. लास्ट ईयर जब भी रेलवे जेई में जब वैकेंसी आई थी उसमें यही क्वेश्चन सेम आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम मैल्लेबिलिटी. द आंसर इज लेड. लेड हैव मैक्सिमम मैल्लेबिलिटी. तो ये अपने 7 क्वेश्चंस है जो डिफरेंट एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं. ठीक है, नाउ अब हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे. देखो यहाँ पर हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई. अब हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जिसको बोलेंगे हम होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल. होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल. इस टॉपिक के बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे. तो इस होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल. देखो होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल 1 बाय 1 देखेंगे कि होमोजीनियस मटेरियल क्या होते हैं और आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होते हैं. पहले देखते हैं होमोजीनियस मटेरियल. देखो होमोजीनियस मटेरियल वे मटेरियल होते हैं. होमोजीनियस मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जिनमें हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आप अगर इलास्टिक प्रॉपर्टीज देखोगे तो वो सेम आएगी इन गिवन डायरेक्शन. तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला होमोजीनियस मटेरियल एज दोज मटेरियल इन विच इलास्टिक properties are same at each and every point in a given direction, or we can say elastic properties are independent of direction, are independent of location. ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती है. इलास्टिक प्रॉपर्टीज हमारी वे प्रॉपर्टीज होती है जो मटेरियल के इलास्टिक बिहेवियर को शो करती है. इलास्टिक प्रॉपर्टी हमारी 4 तरह की होती है, जैसे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस. ठीक है, तो ये अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है. इनको हम आगे जब इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे इनको हम डिटेल में तब देखेंगे. राइट नाउ यू हैव टू रिमेंबर दीज इलास्टिक प्रॉपर्टीज फॉर होमोजीनियस मटेरियल आर इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन. ठीक है, अब अगर इसको फिगर से देखें तो सपोज करो हमारे पास एक ये कोई भी मटेरियल है
अलग अलग लोकेशन पे अगर हम देखेंगे, एट डिफरेंट लोकेशन द इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर सेम। जैसे इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन द ऑल लोकेशंस हैव सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज। एट ऑल लोकेशन द मटेरियल हैव सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज if at any location the material have same elastic properties in a given direction, then the material will be homogeneous material। तो होमोजीनियस मटेरियल में सिंपल मैंने क्या बोला, होमोजीनियस मटेरियल्स वे मटेरियल्स होते हैं जिनमें हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट होती है लोकेशन के, बट डिपेंड करती है डायरेक्शन पर। अगर हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी, अगर हमारा सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस मटेरियल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आइसोट्रोपिक मटेरियल। आइसोट्रोपिक मटेरियल देखो, होमोजीनियस मटेरियल में क्या आता है, होमोजीनियस मटेरियल में हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट डायरेक्शन के, लेकिन होमोजीनियस मटेरियल में हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंटली लोकेशन के, डिपेंड करती थी डायरेक्शन में। लेकिन आइसोट्रोपिक मटेरियल्स वे मटेरियल्स होते हैं जिसमें हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट होती है डायरेक्शन के। ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। or we can say elastic properties are same in all direction at a given point। एक गिवन लोकेशन पर इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम होती है सभी डायरेक्शन में। अगर ऐसी कंडीशन हमारा मटेरियल सेटिस्फाई करता है तो हम अपने मटेरियल को बोलेंगे आइसोट्रोपिक मटेरियल। नाउ अगर इसकी फिगर देखें तो ये अगर अपने पास कोई भी एक मटेरियल है एट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, द प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, देन द मटेरियल विल बी आइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, लोकेशन अगर मैं चेंज करूंगा तो प्रॉपर्टीज अपनी चेंज कर सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारी सारी की सारी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम रहेगी आइसोट्रोपिक मटेरियल में। लोकेशन मैंने चेंज करी, इलास्टिक प्रॉपर्टीज चेंज हो गई सभी डायरेक्शन में। एट लोकेशन 1 द इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर एप्सिलॉन x, एट लोकेशन 2 द इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर एप्सिलॉन y इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, इट इज़ नॉट एप्सिलॉन, इट इज़ E, कैपिटल E, दिस इज कैपिटल E। ठीक है, कैपिटल E। सो दिस इज अबाउट आइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, नाउ एक फिगर से समझाऊँ अगर मैं, इस फिगर को देख के आपको ये बताना है कि ये मटेरियल हमारा आइसोट्रोपिक है, होमोजीनियस है। ठीक है, देखो इस मटेरियल में एट लोकेशन ए एन लोकेशन, एट लोकेशन 1 एंड लोकेशन 2 द इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर सेम एट बोथ द पॉइंट एंड इन ऑल डायरेक्शन। तो मैं बोलूँगा ये मटेरियल मेरा है बोथ होमोजीनियस एंड इलास्टिक।
ये मटेरियल मेरा होमोजीनियस और इलास्टिक दोनों है। क्यों? क्योंकि इस मटेरियल में हर लोकेशन पर और हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज़ हमारी सेम है, ठीक है। तो ये मटेरियल है हमारा होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक बोथ। तो मैंने अभी क्या देखा, मैंने अभी देखी इलास्टिक प्रॉपर्टी, अभी मैंने देखा आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल, ठीक है। अब आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस मटेरियल पर क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं, डिफरेंट एग्जाम में, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आ चुका है, SSC JEE में भी आ चुका है, काफ़ी बार इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। और सिंपल यही क्वेश्चन आता है जो अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज होमोजीनियस इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल एंड होमोजीनियस मटेरियल क्या होते हैं। होमोजीनियस मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जिनमें हमारी जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है वे हमारी इंडिपेंडेंट होती है लोकेशन से, और आइसोट्रोपिक मटेरियल में हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट होती है डायरेक्शन के, ठीक है। तो ये दोनों हमारी डेफिनेशन है, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द मटेरियल्स विच शो डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मटेरियल विच शो इलास्टिक डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, which show direction dependent properties। ऑप्शन एस में ए इज होमोजीनियस, बी इज विस्कोइलास्टिक, सी इज आइसोट्रोपिक, डी इज एनाइसोट्रोपिक, ठीक है। देखो आइसोट्रोपिक मैंने आपको बोला था वो मटेरियल जो डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज दिखाता है। तो जो डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज दिखाता है, जो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज दिखाता है वो मैंने बोला था आइसोट्रोपिक। मैंने बोला था कि आइसोट्रोपिक वो मटेरियल होता है जिसमें हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, वे हमारी डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, इसने पूछा डायरेक्शन डिपेंडेंट। तो आइसोट्रोपिक का अपोजिट क्या हो जाएगा? एनाइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का अपोजिट क्या हो जाएगा? एनाइसोट्रोपिक। तो एनाइसोट्रोपिक हमारा वो मटेरियल होता है जिसमें हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है कैसी? जिसमें हमारी प्रॉपर्टीज होती है कैसी? डायरेक्शन डिपेंडेंट। कैसी होती है? डायरेक्शन डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है इंजीनियरिंग सर्विसेज के जनरल स्टडीज़ के पेपर 1 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विच शो डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज और एनाइसोट्रोपिक मटेरियल। नाउ विस्कोइलास्टिक मटेरियल क्या होता है? होमोजीनियस मटेरियल को हम देख चुके हैं क्या होता है। होमोजीनियस मटेरियल कौन सा होता है? वो मटेरियल जिसमें जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज आर लोकेशन इंडिपेंडेंट, ठीक है। लोकेशन पे डिपेंड नहीं करती हमारे होमोजीनियस मटेरियल में इलास्टिक प्रॉपर्टीज। ना विस्कोइलास्टिक मटेरियल क्या होता है? देखो विस्कोइलास्टिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों बिहेवियर को शो करता है। इसके डायग्राम, इसकी और कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को रीड करेंगे, ठीक है, तब देखेंगे। सो दोस्तों ये था अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चंस और होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल के बारे में, ठीक है। और इन ओवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट ओवर सेकंड चैप्टर, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो मैं बताता हूँ इसको रिवाइज करो, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस और जो भी आपके पास बुक है उससे इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चंस लगाओ और आप देखोगे कि आप सारे क्वेश्चन लगा पाओगे, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।